हेलो नमस्कार। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बैंक करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग 2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कुल 40 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का हमको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जब प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो उसके फैलने की प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, और ये घटना जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन का घटना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जब हाइड्रोकार्बन को पढ़ा जाता है तो हाइड्रोकार्बन में अपना दो हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है एल्केन को, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है। CnH2n प्लस का 2। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें दो हाइड्रोकार्बन, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो हाइड्रोकार्बन आता है एल्कीन और एल्काइन। तो हमसे पूछा है असंतृप्त, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखें तो CH4 एल्केन, C2H6 एल्केन, तो बचा ऑप्शन नंबर C2H4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौगिक को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है इथेनॉल, प्रोपेनॉल या इथेनोइक अम्ल, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इथेनॉल। इथेनॉल का प्रयोग हम स्वच्छ ईंधन या पेट्रोल के विकल्प के रूप में भी करते हैं, तो आंसर ए सही हो जाएगा, यानी इथेनॉल का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं या आम, या घास बकरी और मानव, या बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर बी को देखें तो घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो मानव हृदय में मुख्यतः 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो मानव हृदय में कुल कोष्ठकों की संख्या 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, या संक्षारण कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलना या ह्रास होना ही अपचयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 7, 8 या 9 या फिर 18। अब यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में या तो समूह पूछ सकता है या फिर समूह के जगह वर्गों की संख्या पूछ सकता है। समूह या वर्गों की संख्या हो जाएगा कुल 18। और अगर पूछ ले आवर्त की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कुल हो जाता है 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभ को समूह या वर्ग कहा जाता है। वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या 18 हो जाएगा और आवर्त की संख्या कुल 7 हो जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 18। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? ऑप्शन है पहला, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। दूसरा है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। तीसरा है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील। या चौथा, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होती है। तो इसका अगर आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर सी यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है क्योंकि टीन जिंक के अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा या स्पाइरोगाइरा या इनमें से कोई नहीं। तो पुनरुद्भवन का मतलब हुआ कि शरीर के कटे टुकड़े से नए जीव की विकसित होने की जो क्षमता होता है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। और ये जो क्षमता है ये पाया जाता है हाइड्रा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन है 2, 1, आधे या 1/4। तो जब हम मोटर या जनित्र को पढ़ते हैं तो जनित्र को पढ़ते हैं तो आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सल्फर का परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 6। क्वेश्चन में हमको बोला है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल 6 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 6, 8 या 12। तो ग्लूकोज के अगर एक अणु में बात करें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो इसके लिए फिर ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6, यानी दोनों साइड 6 और बीच में 12। तो C6H12O6। तो हमको किसका संख्या पूछा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन का कुल
6 परमाणु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। अब बिंब यहाँ किसको बोला गया है, तो वस्तु को ही बिंब बोलते हैं। तो हमको पूछ रहा है दर्पण के सामने अगर वस्तु रखा रहेगा तो प्रतिबिंब दूरी किस में ली जाएगी। तो दर्पण के सामने जब भी वस्तु रखा जाता है तो प्रतिबिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दर्पण में बाईं ओर रखी वस्तु हमेशा ही ऋणात्मक होगी, फिक्स है। तो 13 का बी सही जवाब हो जाएगा। आगे है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय से, यकृत से, या छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं। तो पित्तरस जो है यकृत में ही जमा होता है और यहीं से ये स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी यकृत से, पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम यानी ऑप्शन ए। तो प्लाज्मोडियम जो है एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया रोग का कारण भी बनता है, तो इसलिए इसको मलेरिया परजीवी बोलेंगे। प्लाज्मोडियम मलेरिया होने का एक कारण है। आगे 16 बोले, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया जस्तीकरण, एनोडीकरण और स्मृद्धीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और जस्ता का लेप चढ़ाने को ही बोलेंगे जस्तीकरण। फिलहाल इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। समान नेत्र के लिए जो दूर बिंदु हो जाता है अनंत हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और अगर ये पूछ ले दूर बिंदु तो अनंत हो जाता है, लेकिन स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो स्वस्थ आँख के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे, निम्न में कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मन को ही हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी वैश्विक ऊष्मन को ग्लोबल वार्मिंग लिख के भी दिया जा सकता है। और पूछ रहा है इसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन ए। और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला का बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाता है CO2। और यही जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, है कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। अजैव निम्नकरणीय कचरा का मतलब जो सड़ता गलता नहीं है। पहला है टिश्यू पेपर, दूसरा है केले का छिलका और तीसरा है थर्मोकोल, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन से अगर बात करें तो टिश्यू पेपर भी तुरंत गल जाता है, केले का छिलका भी अपघटित हो जाता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन होने से रहा, लेकिन थर्मोकोल जल्दी अपघटित नहीं होता, इसलिए अजैव निम्नकरणीय कचरा के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल अवतल लेंस, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की धनात्मक फोकस दूरी का बात करें तो धनात्मक फोकस दूरी हो जाता है उत्तल लेंस का। यहीं से याद रखना है। अवतल लेंस का फिर क्या हो जाएगा? तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक। चलिए आगे बोल रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के बाद संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में जब भी जोड़ेंगे प्रतिरोध को और उससे फिर प्रतिरोध की संख्या को घटा देंगे तो फिर कुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो बढ़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ना कि घटेगा। घटेगा कब? जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ के फिर उससे प्रतिरोध निकालेंगे तब। तो फिलहाल के समांतर क्रम में तो घटेगा। चलिए आगे बोल रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी, समभोजी या स्वपोषी, या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की जो विधि अपनाई जाती है वो मृतजीवी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी विद्युत शक्ति का सूत्र क्या हो जाता है? आई स्क्वायर इंटू में आर, या फिर आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर आई, या फिर वी आई स्क्वायर। तो ऑप्शन के हिसाब से विद्युत शक्ति का जो सूत्र हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी P बराबर आई स्क्वायर आर। चलिए आगे कर है निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही अंग का बात करें तो कान, आँख, नाक संवेदी ग्राही होते हैं, जबकि दिमाग संवेदी ग्राही नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी दिमाग। बाकी ये तीनों संवेदी ग्राही होते हैं, हमसे पूछा है नहीं है तो दिमाग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? यानी यहाँ पे पश्य दर्पण भी बोल सकता है आपको, या पश्य दर्पण के जगह साइड मिरर भी रह सकता है। तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्या समतल का, या अवतल का, या उत्तल? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी गाड़ी के साइड मिरर या पश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है या फिर सबसे अधिक होता है? लाल का, नीला का, पीला का, या बैंगनी का? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक का अगर बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। इसी वजह से ज़्यादा दूरी से भी लाल रंग को हम देख पाते हैं, और इसी वजह से लाल रंग का उपयोग रेलवे सिग्नल में भी किया जाता है। बाकी और क्या हो सकता है? अगर बैंगनी का बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य का बात करें तो ये हो जाता है बैंगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का और सबसे ज़्यादा लाल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों का उदाहरण है हमारा दांत और कुत्तों के अग्रपाद, या हमारा दांत और हाथी के दांत, या आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी। तो अगर 27 नंबर के ऑप्शन को बात करें तो जितना भी अंग है ये सभी अंग के बनावट समान है, लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं जो कि समजात अंगों को दर्शाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम स्रोत कौन सा है, यानी ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन है?
क्या कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है या बायोमास है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसी को कहेंगे जो प्रदूषण ना फैलाए, कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दे और प्रदूषण ना के बराबर करे। तो इस ऑप्शन में अगर देखें कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम और बायोमास में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी बायोमास। आगे क्वेश्चन बोला कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है वो किसको संकेत करती है? तो तर्जनी उंगली जो होती है क्या वो आरोपित विद्युत बल की दिशा दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, प्रवाहित धारा की दिशा दिखाती है? तो बात करें तर्जनी उंगली की, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। और फिर आरोपित बल की दिशा जो है वो बाएं हाथ का यानी बल का दिशा जो है वो दिखाता है बाएं हाथ का अंगूठा, और चालक में प्रवाहित धारा को दिखाने का काम होता है बाएं हाथ के मध्यमा, यानी मध्यमा धारा की दिशा बताएगा, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, और जो तर्जनी होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि तर्जनी किसकी ओर संकेत करेगा, तो वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण करने के लिए इनमें से कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है गंगा में मछली पालना, या कपड़े को धोना, या शव को बहाना, या रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक। तो मछली पालना ये प्रदूषण का के लिए उत्तरदायी तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 32, पुष्प का नर जननांग जो है वो क्या कहलाता है? तो पुरुष का जो नर जननांग भाग होता है क्या वो पुंकेसर होता है, जायांग होता है या पंखुड़ी होता है? तो पुष्प का नर जननांग जो है वो कहलाता है पुंकेसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे है, बोल रहा है किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को ही आपको लिखा मिल सकता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष बोले या दीर्घ दृष्टि दोष बोले, बात एक ही है। बोल रहा है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे? क्या वो अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, या दोनों होगा, या बेलनाकार लेंस होगा? तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो 33 का बी। आगे 34 और अगला 34, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या COH का होल ट्वाइस है, COCl2 है, या CaCO3 है, या CaHCO3 का होल 2 है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर बी CaOCl2 हो जाएगा, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? अम्ल, क्षार या लवण? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वो हो जाएगा क्षार। अगर अम्ल का बात करें तो अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है।
फिलहाल हमसे पूछा था लाल को नीला कौन कर देगा, तो लाल को नीला, 4 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल की प्रकृति? तो ऑप्शन हो जाएगा शरीर का आकार, ये वंशागत नहीं है, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा या फिर 9 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान मतलब उदासीन, और उदासीन को दर्शाता है 7, तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या वो CH4 है या C2H6 है, C2H4 है या C3H8 है? इसका आंसर हो जाएगा C2H4, यानी ऑप्शन सी। और इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे एथीन। और आगे अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध होते हैं, द्वि आबंध होते हैं, त्रि आबंध होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एक आबंध होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक वाट होगा, वाट बटा घंटा होगा या यूनिट होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिट, सही आंसर हो जाएगा यूनिट। इसी यूनिट को बोला जाता है किलो वाट घंटा। तो ऑप्शन में KWH भी रह सकता है या फिर यूनिट। इसी किलोवाट को एक यूनिट बोला जाता है। तो व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा या फिर यूनिट हो जाएगा। तो ये था 2019 का प्रथम पाली। उसके बाद दूसरे पाली का भी सॉल्यूशन किया जाए। चलिए दूसरा का भी सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो दूसरा पाली का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है?